Good morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear. So in the last class we have completed. मेरे ख्याल से slope and deflection हमने complete कर लिया था. Slope and deflection was being completed. So we have to start with a new unit. नए unit से start करना था. So we'll be starting with thick and thin vessels. आज की क्लास में thick और thin vessels start करते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड एसी इज लाइव नाउ. क्लासेस आर रनिंग. पहला टॉपिक चल रहा है इसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फॉर एग्जिस्टिंग प्लस एंड आइकॉनिक लर्नर्स. 50% ऑफ इज अवेलेबल. आपका जो नया बैच है ऑफलाइन का, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ ओनली. यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस कोड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन. आप इस कोड को भी स्कैन कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन अवेल करने के लिए. ये तो हमारे हो गए बेसिक अनाउंसमेंट्स. So next unit. So we'll be talking about the next unit. Next unit is thick and thin vessels. आज राइटिंग थोड़ी सही नहीं आएगी, वो टैब दूसरा वाला है. So thick and thin vessels. दोनों बात करेंगे, cylindrical और spherical दोनों. We'll be talking about cylindrical vessels also. We'll be talking about spherical vessels also. So cylindrical and spherical. Cylindrical and spherical. So next of the unit to be analyzed is thin and thick vessels. So first point of reference, ये क्या एनालिसिस करनी है इसके अंदर हमने. हमें जो एनालिसिस करनी है वो फ्लूइड के प्रेशर की वजह से करनी है. सो इनसाइड दिस थिन एंड थिक वेसल्स फ्लूइड इज बीइंग स्टोर्ड. तो फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है इन वेसल्स के ऊपर, उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो हमें एनालाइज करना है. सो यू हैव टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द फ्लूइड प्रेशर ओवर द थिक एंड थिन वेसल्स. अब प्रैक्टिकली इनकी एप्लीकेशन कहाँ आती है? प्रैक्टिकली एप्लीकेशन जैसे बॉयलर. तो बॉयलर के अंदर पानी प्रेजेंट होता है, पानी को बॉयल करते हैं स्टीम बनाने के लिए, फिर उस स्टीम से टरबाइन को चलाते हैं पावर प्लांट के अंदर. तो इसका मतलब आपको क्या एनालाइज करना पड़ेगा? वो वेसल है, वेसल के अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर है उससे क्या स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, दैट इज टू बी एनालाइज्ड. तो एक एग्जांपल दिया है कहाँ पर ये चीज पिक्चर में आती है. सो हियर वी हैव टू डील विद द व्हाट. सो वी विल से, तो बात करेंगे तो हम बोलेंगे द इफेक्ट ऑफ फ्लूइड प्रेशर. The effect of fluid pressure. The effect of fluid pressure inside. The effect of fluid pressure inside thick and thin vessels. Inside thick and thin vessel. Thick and thin vessel is analyzed in this case. Is analyzed in this case. Thick and thin vessel is analyzed in this case. Is analyzed in this case. तो फ्लूइड प्रेशर के इफेक्ट को एनालाइज करेंगे इस केस के अंदर. अच्छा, ये वेसल्स को थिक वेसल थिन वेसल किस बिहाफ पे बोला जाता है? अ वेसल विल बी टर्म्ड एज थिन वेसल अगर उसकी थिकनेस उसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में 1/10 या 1/15 टाइम से छोटी हो जाए. तो एक वेसल को थिन वेसल तब बोलोगे आप जब उसकी थिकनेस क्या हो, उसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में 10 गुना या 15 गुना से कम हो जाए. उसको मैं क्या बोल दूंगा? थिन वेसल बोल दूंगा. ज्यादा हो गई इसका मतलब थिक वेसल हो गया. ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आता है कि थिन वेसल क्या होता है, तो वैल्यू ध्यान रखनी है. सो विल से अ वेसल और अ शेल इज कॉल्ड, अ वेसल और अ शेल इज कॉल्ड, or a shell is called thin if its thickness is less than d by 10. ये माइनस नहीं है,
इसको 2 लिख दो, इससे बढ़िया तो करके थोड़ा डिस्प्लेस करो। d/10 to d/15, d/10 to d/15. So a vessel or shell is called thin if its thickness is less than d/10 to d/15, or else क्या बोलेंगे इसको, or else it is termed as thick vessel या shell, कुछ भी बोल सकते हो। समझने के लिए एग्जांपल ले लो। डायमीटर चाहिए, थिकनेस चाहिए। सो डायमीटर और थिकनेस के लिए 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये थिकनेस है टी। सो डायमीटर डी है, थिकनेस टी है, तो इसको डिफाइन कर दो। टी इज व्हाट, टी इज थिकनेस ऑफ शेल और वेसल। So T is the thickness of shell or vessel, and D is internal diameter. तो अभी तक बस क्या मेंशन किया है, so internal dia of shell और vessel। अभी तक ये मेंशन किया है कि हमें इसमें एनालिसिस किस चीज की करनी है और थिक और थिन वेसल को टेक्निकली डिफाइन कैसे करते हैं। तो इन वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेशर है उसके इफेक्ट को हमें एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो फ्लूइड का प्रेशर है इन वेसल के अंदर 3 तरह के स्ट्रेस डेवलप करेगा, उन तीनों स्ट्रेस की एनालिसिस करनी है, चैप्टर खत्म आपका। सो नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से, so next point says the fluid pressure, so next point says the fluid pressure, इसका डायग्राम भी बना के देना पड़ेगा। the fluid pressure inside the shell or vessel produces following types of stresses, ये डायग्राम के फॉर्म में बना के दिखाता हूँ। so produces following type of stresses, produces following type of stress. So we'll say fluid pressure inside the shell or vessel produces following type of stress. अब स्ट्रेस के नाम तो लिख देंगे पर डायग्राम के फॉर्म में चाहिए, 3 व्यू होने चाहिए। 3 व्यू यहाँ पर तो नहीं बनेंगे, अगले पेज पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा उसे, अगले पेज पे आपको तीनों व्यू दिखा देता हूँ। ऑल 3 व्यूज कैन बी एनालाइज्ड। देखो भैया, आप मुझे नेचर बताना या ज्योमेट्री बताना इस वेसल की कैसी है। टेल मी द ज्योमेट्री ऑफ दिस वेसल। अभी मैंने इसका क्रॉस सेक्शन काट के दिया है। प्रेजेंटली आई हैव शोन द क्रॉस सेक्शन। इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, इस वेसल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, तो मैंने नीले कलर से आपको फ्लूइड दिखा दिया। दिस इज द क्रॉस सेक्शन व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया, नेक्स्ट इसी को अगर दूसरे तरीके से देखें, दिस विल बी टर्म्ड एज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो रेफरेंस लाइन पहले बना दी है यहाँ पे मैंने, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। हाँ, नीचे अंदर से भी बनाना है, ये लो, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन।
यहाँ पर भी सॉलिड और अंदर हॉलो। अब रेफरेंस लाइन को मिटा सकते हो, नीचे फ्लूइड भर सकते हो। ये लो, इसमें फ्लूइड आ गया। तो दो व्यू तो निकल के आ गए यहाँ पे। दीज आर द टू व्यूज। द फर्स्ट व्यू विल बी टर्म्ड एज क्रॉस सेक्शन, द सेकंड व्यू विल बी टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। दूसरा वाला व्यू हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब स्ट्रेसेस को समझने के लिए मुझे एक और व्यू दिखानी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रेसेस, वन मोर व्यूज टू बी शोन व्हिच इज नोन एज आइसोमेट्रिक व्यू। और आइसोमेट्रिक व्यू में मेरे को ये वेसल काट के दिखाना पड़ेगा आपको, और वो एक टिपिकल काम है। टिपिकल काम है, फिर भी कोशिश करते हैं। विल ट्राई। टिपिकल है तो क्या हुआ, बनाना तो पड़ेगा। तो जो ऊपर सिलेंड्रिकल वेसल है उसको मैंने काट दिया है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें सेमी सर्कल बिठाओ। इससे बढ़िया तो बना बनाए डायग्राम ले लेते, ज्यादा बेटर होता। सो दिस इज योर आइसोमेट्रिक व्यू। ये आपके आइसोमेट्रिक व्यू है, और वेसल को काट के दिखा रखा है। वेसल को काट के दिखा रखा है। एक चीज और दिखानी पड़ेगी, एक चीज और दिखानी पड़ेगी। कैसे? ये बस रेफरेंस के लिए बनाया, अभी इसको काटूंगा मैं। देखो, ये पूरा व्यू बना के दे दिया अभी।
जितना परफेक्ट बन सकता था उतना बना दिया। अब हमें स्ट्रेसेस की बात करनी है, क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड। अब इस फ्लूइड की वजह से तीन तरह के स्ट्रेस आते हैं इसके अंदर, 3 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आर बीइंग डेवलप्ड। अब वो ये व्यू इसलिए बनाया ताकि विजुअलाइजेशन निकल के आए आपके पास स्ट्रेसेस की, सो दैट यू आर एबल टू विजुअलाइज ऑल दी स्ट्रेसेस। द फर्स्ट ऑफ दी स्ट्रेस इज टर्म्ड एज हूप स्ट्रेस। इसको सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। हर स्ट्रेस को एक अलग कलर से डिनोट करेंगे ताकि उसके बारे में हमेशा जानकारी रहे हमें। सो द फर्स्ट ऑफ दी स्ट्रेस इज टर्म्ड एज हूप स्ट्रेस। किसके लॉन्ग डेवलप होती है ये पूरे सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग डेवलप होती है। तो दिस विल बी टर्म्ड एज हूप स्ट्रेस। इसको हम बोलते हैं हूप स्ट्रेस। सो दिस विल बी टर्म्ड एज हूप स्ट्रेस। ये हमारा हूप स्ट्रेस है। किसके लॉन्ग डेवलप हुआ? पूरे सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग, तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोला जाता है ये। अभी जो दिख रहा है आपको एक सेक्शन दिख रहा है, इस सिलेंडर के पूरी लेंथ के लॉन्ग कितने सेक्शन है? अभी आपको सामने से बस एक ही सेक्शन दिख रहा है, इस सिलेंडर की लेंथ के लॉन्ग कितने सेक्शन अवेलेबल है? इनफाइनाइट। उन सारे सेक्शन पे ये स्ट्रेस डेवलप होगी, तो उन सारे सेक्शन पे ये स्ट्रेस डेवलप हुई है। अब एक सेक्शन की सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस तो मैंने आपको दिखा दी है, सामने वाला जो सेक्शन है यहाँ पे तो दिख रही है आपको, पर ऑब्वियसली मैं सारे इनफाइनाइट सेक्शंस के लॉन्ग आपको ये नहीं दिखा सकता। सो फर्स्ट ऑफ दी स्ट्रेस इज टर्म्ड एज हूप स्ट्रेस। कैसे डिनोट कर दिया? सिग्मा एच डिनोट कर दिया। ये हमारी हूप स्ट्रेस निकल के आ गई। द सेकंड ऑफ द स्ट्रेस इज टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो लेंथ के लॉन्ग डेवलप होती है, व्हिच इज डेवलप्ड अलोंग द लेंथ। अब लेंथ के लॉन्ग डेवलप होती है, इसको अगर दिखाना है लेंथ के लॉन्ग, पूरी लेंथ के लॉन्ग इसी डायरेक्शन में बाहर निकालना है, तो एंगल भी ध्यान रखने हैं सारे, 90 डिग्री भी दिखना चाहिए। ये हमारी कौन सी स्ट्रेस है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये अलोंग द लेंथ डेवलप हुई है, पूरी लंबाई के लॉन्ग मिलेगी आपको ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सो दिस विल बी डेवलप्ड अलोंग द लेंथ। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, सिग्मा एल लिख सकते हैं इसको। सो दिस इज अवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तीसरी स्ट्रेस होती है हमारी रेडियल स्ट्रेस। तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, हूप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। रेडियल स्ट्रेस नाम में लिखा हुआ है, किसके लॉन्ग डेवलप होगी? रेडियस के लॉन्ग, सो अलोंग रेडियल। तो पानी का जो प्रेशर लगा या जो फ्लूइड का प्रेशर लगा, फ्लूइड का प्रेशर भी एक बार दिखा दूं आपको। सो फ्लूइड का प्रेशर, हाउ फ्लूइड प्रेशर विल बी एक्टिंग, दिस इज हाउ द फ्लूइड प्रेशर विल बी एक्टिंग। ये हमारा फ्लूइड प्रेशर एक्ट कर रहा है। सो दिस इज हाउ द फ्लूइड प्रेशर इज एक्टिंग ऑन दिस शेल। ये हमारे फ्लूइड का प्रेशर है, लेट्स सपोज कैपिटल पी। ये भी रेडियल डायरेक्शन के अंदर है, और इसकी वजह से रेडियल स्ट्रेस भी डेवलप होती है। अब रेडियल स्ट्रेस का कलर हम चूज करते हैं व्हाइट। तो रेडियल स्ट्रेस, ये आपकी रेडियल स्ट्रेस है। रेडियल स्ट्रेस ये रही हमारी। सो सेंटर के लॉन्ग जाएगा ना ये, तो सेंटर के लॉन्ग ये हमारी रेडियल स्ट्रेस है। सो दिस इज द रेडियल स्ट्रेस। ये हमारी रेडियल स्ट्रेस है। समझने के लिए एक ये चीज भी कर सकता हूँ, बताने के लिए कि भैया रेडियल है तो ये सेंटर पे जाके मिलेंगे सारे के सारे। सो दिस इज अवर रेडियल स्ट्रेस। ये हमारी रेडियल स्ट्रेस है, रेडियल डायरेक्शन के अंदर। सफिशिएंट है ये, 3-4 बना के दे दिया। तो फ्लूइड के प्रेशर की वजह से हमारे वेसल्स के अंदर ये 3 तरह की स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। दीज आर द 3 टाइप ऑफ द स्ट्रेसेस व्हिच आर बीइंग डेवलप्ड इन आवर वेसल। अब अगर बस इनकी विजुअलाइजेशन क्लियर है तो पूरा चैप्टर खत्म है। तो पूरी मेहनत मैंने इसी के अंदर करी है कि आपको ये तीनों स्ट्रेस बना के दिखा दूं। सो दिस इज अवर रेडियल स्ट्रेस सिग्मा आर। तो ये हमारा रेडियल स्ट्रेस निकल के आ गया। तो हम लिख भी सकते हैं। तो 3 तरह के स्ट्रेस मिलेंगे। तो फ्लूइड प्रेशर की वजह से कौन सी 3 तरह के स्ट्रेसेस है? पहला स्ट्रेस क्या आ गया? द फर्स्ट ऑफ द स्ट्रेस इज टर्म्ड एज व्हाट? द फर्स्ट ऑफ द स्ट्रेस इज टर्म्ड एज हूप स्ट्रेस। तो पहले स्ट्रेस को बोलते हैं हूप स्ट्रेस। इसको हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। किसके लॉन्ग डेवलप हुआ था? सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम नाम देते हैं मेरिडोनियल स्ट्रेस। सो मेरिडोनियल स्ट्रेस। सो हूप स्ट्रेस तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस, इसके बारे में आप लिख भी सकते हो।
तो हूप स्ट्रेस देख लो भैया डायग्राम, हूप स्ट्रेस, ये हमारा हूप स्ट्रेस है। ये पूरी थिकनेस के अलोंग क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा इन केस ऑफ थिन वेसल्स, पर अगर थिक वेसल्स हुए वेरी कर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, ये किताब काहे खुल गई, सो विल से इट इज कांस्टेंट हूप स्ट्रेस, इट इज कांस्टेंट। अच्छा मतलब पीछे थिकनेस भी बना के देनी पड़ेगी आपको। इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द थिकनेस, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द थिकनेस इन केस ऑफ थिन वेसल्स, अगर हमारी वेसल थिन है, इन केस ऑफ थिन वेसल्स, in case of thin vessels or shell, in case of thin vessels or shell, in case of thin vessels or shell, thin vessels or shell, however it is maximum, however it is maximum at inner face, maximum at inner face and minimum at outer face, minimum at outer face in thick shell or vessels, in thick shell or vessels। इस बात को एनालाइज करने के लिए मेरे को थिकनेस भी बतानी पड़ेगी। तो थिकनेस तो मार्क कर सकते हो वैसे तो, बट स्टिल डायग्राम में मेंशन नहीं था, तो डायग्राम में मैंने आपको थिकनेस मार्क करके दे दी। सो दिस विल बी टर्म्ड एज व्हाट, ये क्या कहलाएगी, ये हमारे वेसल की थिकनेस कहलाएगी। पीछे वैसे डायग्राम में बना के दिखा रखा था, स्टिल ये थिकनेस मार्क करके दे दी, दिस इज द थिकनेस ऑफ द वेसल। तो अगर थिन वेसल है, जो हूप स्ट्रेस है पूरी थिकनेस के लॉन्ग कांस्टेंट रहता है, पर थिक वेसल है ये मैक्सिमम मिलेगा कहां पर आपको, ये मैक्सिमम मिलेगा आपको इनर फेस पे, ये इसका इनर फेस है, और मिनिमम कहाँ होगी आउटर फेस पे, वो थिक वेसल में भी आगे बना के दिखाऊंगा आपको, आई विल शो यू। अभी के लिए तो ये हमारा थिन ही है। तो ये पहली स्ट्रेस आ गई। दूसरी स्ट्रेस कौन सी है, दूसरी स्ट्रेस है हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। किसके लॉन्ग डेवलप हुई, लेंथ के लॉन्ग डेवलप हुई है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये क्या रहती है, ये कांस्टेंट रहती है। सो इट इज कांस्टेंट अक्रॉस दी थिकनेस, चाहे थिन और थिक वेसल हो, कोई सा भी हो। सो इट इज कांस्टेंट, it is constant across the thickness, so it is constant across the thickness in both thin and thick, thin and thick, so it is constant across the thickness in both thin and thick vessel, thin and thick vessel। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया। तो दूसरा स्ट्रेस आ गया। तीसरा स्ट्रेस, तीसरा स्ट्रेस क्या था हमारा, तीसरा था हमारा रेडियल, सिग्मा आर। अच्छा ये नाम भी लिख दो ना यहाँ पे, डिनोट कर दो सिग्मा एच, ताकि रिलेट कर पाओ पीछे वाले डायग्राम में। और एक आ गई हमारी रेडियल स्ट्रेस, किस डायरेक्शन में होगी, रेडियल डायरेक्शन में होगी, सिग्मा आर ऐसे लिखा था। ये मैक्सिमम होगी कहां पर, इनर फेस पे, और मिनिमम होगी आउटर फेस पे। सो विल से इट इज मैक्सिमम इनसाइड एंड मिनिमम आउटसाइड। आउटसाइड पे तो जीरो हो जाती है, मिनिमम आउटसाइड जीरो, तो मिनिमम आउटसाइड, बट इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, बट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू लॉन्गिट्यूडनल एंड हूप स्ट्रेस। तो इसको तो नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस बात को भी यहीं पे लिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा शिफ्ट करा ऊपर। बट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू, but is very less in comparison to, but in very less in comparison to hoop and longitudinal stress,
hoop and longitudinal stress. So you can say hence it is neglected. आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. अगर आप जनरल कंपैरिजन भी करोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ आई डू जनरल कंपैरिजन, हूप स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से और ज्यादा होता है रेडियल स्ट्रेस से. तो अभी तक तो हमने ये बात करी कि थिन और थिक वेसल्स होते क्या है. इनकी एनालिसिस किसके लिए करेंगे? फ्लूइड प्रेशर के लिए करेंगे. फ्लूइड प्रेशर की वजह से इसमें 3 तरह के स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे. तीनों स्ट्रेस डायग्राम के अंदर दिखा रखे हैं. तीनों स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड के बीच में कंपैरिजन कर दिया और इनकी वेरिएशन बता दी. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूरी थिकनेस के लॉन्ग कांस्टेंट. हूप स्ट्रेस वेरी करेगा थिक में, थिन में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा थिकनेस के लॉन्ग. रेडियल स्ट्रेस थिक और थिन दोनों में वेरी करेगा. मैक्सिमम होगा इनर साइड पे, मिनिमम होगा आउटर साइड पे, विच इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन दैट वी हैव डन अप टिल नाउ. अभी तक तो हमारी यही कहानी चली है. नोट कर लो इसको. नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं. ये क्यों सेलेक्ट हो रहा है? चलिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं. डन. नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया है. नोट कर लिया तो पहला केस उठाते हैं हम. पहला केस उठाते हैं और इन सबका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं. सो वी हैव टू रेफर देम ऑल. So first of the cases of thin shells. So first of the cases of thin shells. Thin shells में भी पहला केस उठाया. Thin shells में भी पहला केस उठाया. कैसा ही है? सिलेंड्रिकल शेल. तो डायग्राम बना हुआ है इसका. सिलेंड्रिकल शेल. Now you have to calculate the magnitude of all these stresses. अब मुझे इन सारे स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड निकालना है. सारे स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड निकालना है. इसके लिए एक्सेस डिफाइन कर दो. So let us suppose these are the axes. ये मैंने एक्सेस काटी है, कुछ भी नाम रख दो इनका. Let us suppose ये x है, ये y है और ये z है. अब तीनों स्ट्रेस निकालने हैं. निकालो तीनों स्ट्रेस. If I have to calculate all three stresses, इसके लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? डायमेंशंस की भी रिक्वायरमेंट होगी. थिकनेस आपने टी मार्क कर दी है. थिकनेस आपने टी मार्क कर दी है. दिस डायमेंशन विल बी टर्म्ड एज व्हाट? अब जो डायमेंशन मैंने बाहर
शो करी है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, लेंथ। तो दिस विल बी टर्म्ड एज लेंथ। ये लेंथ है हमारे वेसल की। तो थिकनेस आ गई, लेंथ आ गई, एक और डायमेंशन बची हुई है। और कौन सी डायमेंशन बची हुई है? ये इंटरनल डाया। सो दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? डायमीटर डी। चलो सफिशिएंट है। लगाओ, एक एक करके निकालते हैं। विल से फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ जेड कितना है? 0। तो नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन इज हाउ मच? 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स लग रहा है? एक तो हुप स्ट्रेस की वजह से लग रहा है, हुप स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय टी इंटू डी, एक तरफ दूसरी तरफ। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ हुप स्ट्रेस, सो ट्वाइस ऑफ हुप स्ट्रेस T इंटू डी, सो T इंटू डी, सो ट्वाइस ऑफ हुप स्ट्रेस T इंटू डी किसके बराबर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है प्रेशर, प्रेशर किसके ऊपर लगेगा? प्रेशर प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर। प्रोजेक्टेड एरिया कितना है? D इंटू एल। प्रोजेक्टेड एरिया है P D इंटू एल। तो आ गई हुप स्ट्रेस की वैल्यू निकल के। तो हुप स्ट्रेस कितना आया? हुप स्ट्रेस आया हमारा डी डी कटा, सो टी इंटू डी। ये कहां से आ गया टी इंटू डी? अच्छा टी इंटू एल है, दिस इज टी इंटू एल, सो टी इंटू एल, सो एल कैंसल्ड आउट, टी इंटू डी अपॉन ट्वाइस ऑफ टी, सो अपॉन ट्वाइस ऑफ टी। ये हमारी हुप स्ट्रेस निकल के आ गई, दिस इज अवर हुप स्ट्रेस। अच्छा नेचर बता रहा हूँ हुप स्ट्रेस का, देख के पता चल रहा है। व्हाट द नेचर ऑफ हुप स्ट्रेस? टेंसाइल और कंप्रेसिव। जो हुप स्ट्रेस निकाली है हमने, ये टेंसाइल है कंप्रेसिव है? सो दिस टेंसाइल इन नेचर। तो हुप स्ट्रेस क्या मिलेगी आपको? टेंसाइल। ये हुप स्ट्रेस टेंसाइल मिलेगी कब? जब फ्लूइड प्रेशर कहां से लग रहा है? वेसल के अंदर से लग रहा है, वेसल के बाहर से लगे? ये वेसल के अंदर से लग रहा है, वेसल के बाहर से? तो वेसल के अंदर से अगर यही वेसल के बाहर आ गया, हुप स्ट्रेस क्या हो जाएगी? कंप्रेसिव हो जाएगी। तो हुप स्ट्रेस विल बिकम कंप्रेसिव, इसको मेंशन कर सकते हैं। सो विल से पहला, सो हुप स्ट्रेस इज ऑलवेज, तो हुप स्ट्रेस इज ऑलवेज टेंसाइल, always tensile. Hoop stress is always tensile, both in thick and, both in thick and, both in thick and thin shells, thin shells, due to fluid pressure. So due to fluid pressure, due to fluid pressure from inside. So due to fluid pressure from inside. और अगर यही बाहर से लगे, and if the pressure, and if the pressure acts, and if the pressure acts from outside, pressure acts from outside, it is compressive, it is compressive। ठीक है, नेक्स्ट एक और जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में, जरा चेक करना। जिस प्लेन पे हुप स्ट्रेस लग रहा है उस प्लेन पे कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगता, यानी हुप स्ट्रेस क्या बन गई हमारी? सो द प्लेन ऑन विच हुप स्ट्रेस इज एक्टिंग, नो शियर स्ट्रेस एक्ट्स। तो हुप स्ट्रेस हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, एज नो शियर स्ट्रेस, as no shear stress acts on, as no shear stress acts on plane of hoop stress, plane of hoop stress, plane of hoop stress, it is
also it is also termed as principal stress. It is also termed as principal stress. इसको प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोल सकते हो। तो ये पहला स्ट्रेस आ गया हमारा, हुप स्ट्रेस। पीछे डायग्राम में बना हुआ मैग्नीट्यूड निकल के आ गई, PD/2T। नोट करो, फटाफट आगे चले। डन। सो हुप स्ट्रेस निकाल लिया, अब मुझे निकालना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नाउ टू फाइंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मुझे फोर्सेस एनालाइज करने पड़ेंगे किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। आइसोमेट्रिक व्यू में तो दिख रहा है वाई डायरेक्शन के अंदर, पर इससे ज्यादा बेटर होगा अगर आप इसकी एनालिसिस कहाँ करो, इससे बेटर होगा आप इसकी एनालिसिस करो सो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। प्रेशर आउटसाइड डायरेक्शन में लग रहा है, प्रेशर आउटसाइड डायरेक्शन में लग रहा है। ये मैंने आपको दिखाया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। सो दिस इज अवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और ये हमारा पानी का प्रेशर। चलो आ जाओ, एल एल, ये पानी का प्रेशर पी। अगर मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है, वी हैव टू डील इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन सेम कहानी उठाते हैं। सो फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कॉपी कर लो यहीं से, सो डुप्लीकेट। So from static equilibrium, net force in y direction is how much? So from static equilibrium, net force in y direction is how much? Net force in y direction is 0। जरा बताना y डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, आ जाओ डायग्राम उठाओ। पानी का प्रेशर लगा रहा है फोर्स किसके ऊपर, इसके पूरे प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर। इस बार प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, सर्कल, तो इस बार प्रोजेक्टेड एरिया मेरा बन गया सर्कल, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा है वो कितने एरिया के ऊपर लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मेरे को ये एरिया निकालना पड़ेगा ये पूरा। अब ये एरिया मेरे को अलग से बताना पड़ेगा, नहीं बनेगी बात यहाँ पे, नहीं बनेगी बात यहाँ पे, तो आई हैव टू शो इट सेपरेटली। और सेपरेटली शो करने के लिए क्या तरीका है मेरे पास, इसको सेलेक्ट कर लो, वापस क्यों बना है, सो कॉपी, यहाँ पर लेके आया, पेस्ट। देखो भैया कौन सा एरिया, विच एरिया आई एम टॉकिंग, सो द एरिया विच आई एम टॉकिंग, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द एरिया विच आई एम टॉकिंग। ये डायमीटर d है, ये थिकनेस t है। तो क्योंकि एरिया वेरिएबल है इसका, कहां से कहां तक गया एरिया, कैन समबडी टेल कि जो एरिया है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, दिस इज d। सो दिस विल बी इक्वल टू d प्लस t डिवाइड बाय 2। तो यानी सेंटर के अलोंग ले लिया मैंने इसको, ये हमने सेंटर के अलोंग कंसीडर कर लिया इसे। तो अगर मैं एरिया की बात करूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए, इसका एरिया स्टार्ट हुआ हमारा, द एरिया स्टार्टेड फ्रॉम पाई डी, और कहां तक चला गया, पाई डी प्लस 2t तक।
तो उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने इसका मीन एरिया उठाया। तो अगर मुझे मीन एरिया उठाना है, इस स्ट्रिप को कट किया, स्ट्रिप को कट किया, ओपन किया, ओपन किया, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस आई हमारी टी, और जो मीन रेडियस है उसके अलोंग अगर मैंने कट किया तो लंबाई कितनी निकल के आई, तो लंबाई निकल के आएगी पाई और डी, डी प्लस टी, नहीं ये तो रेडियस है ना, तो फिर से गड़बड़ है, डी प्लस क्या होना चाहिए, तो डायमीटर, टोटल डायमीटर है, और डी प्लस टू टी हो जाएगा ना, डी प्लस टू टी। तो अगर मुझे रेडियस निकालना है तो ये डी बाय टू है, तो रेडियस है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डी बाय टू, ये डी बाय टू और ये हमारी थिकनेस है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ठीक है अब ठीक है। सो टू पाई आर, आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, डी प्लस टी बाय टू, सो टू पाई आर आ गया सरकमफेरेंस, और ये कितनी है इसकी थिकनेस। तो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है इस पूरे एरिया के ऊपर लग रहा है, दिस इज द एरिया ओवर विच लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज एक्टिंग। अब लगाओ सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू जीरो, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू जीरो, तो अब हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया कितना है हमारा, टू पाई डी प्लस टी बाय टू, सो टू पाई डी प्लस टी बाय टू, ये तो लंबाई आई इनटू थिकनेस, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू पानी का प्रेशर इनटू एरिया, पानी का प्रेशर इनटू एरिया, पानी का प्रेशर इनटू एरिया, तो पानी का प्रेशर है P, सो वाटर प्रेशर इज P, एरिया कितना हुआ, पाई डी स्क्वायर बाय 4, सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या बन रहा है, तो हम बोलेंगे हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस टू पाई डी टी बाय टू, तो ये क्या बन गया हमारा, इसमें गया ब्रैकेट में पाई डी टी बाय, पाई डी टी बाय टू कैंसल आउट हो गया, प्लस 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 टू टू कैंसल हुआ, पाई टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी पाई डी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि थिकनेस बहुत छोटी है आप टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो हमारी हुप स्ट्रेस कितनी हुई, हमारी हुप स्ट्रेस हुई पाई डी कैंसल हुआ, पाई डी कैंसल हुआ, पी डी बचा ब्रैकेट में और नीचे कितना आ गया 40, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ गया, दिस इज अवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एच क्यों लिख रहे हो यहाँ पे, ये तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, तो सिग्मा एल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज पी डी बाय 40, यानी हुप स्ट्रेस के सामने कितना निकल के आता है, ये हुप स्ट्रेस था हमारा पी डी बाय 2t, और ये कितना आ रहा है पी डी बाय 40, यानी हाफ होता है, इट इज हाफ ऑफ दैट। जिस प्लेन पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रही होती है वहां पर भी कोई शेयर स्ट्रेस नहीं है, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी क्या है हमारा, इट इज ऑल्सो प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस रहेगा। अच्छा नेचर बताना, ये पानी का प्रेशर और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस टेंसाइल है कंप्रेसिव है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस क्या रहेगी, टेंसाइल रहेगी कंप्रेसिव रहेगी, फ्लूइड के प्रेशर की वजह से, अगर फ्लूइड प्रेशर अंदर से लग रहा है, इफ द फ्लूइड प्रेशर इज एक्टिंग फ्रॉम द इनसाइड, इट इज ऑल्सो टेंसाइल इन नेचर, ये भी हमेशा टेंसाइल मिलेगा, तो ये भी हमारा टेंसाइल है, ब्रैकेट में डाल दिया नेचर टेंसाइल है, तो ये दोनों पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। सो वी कैन से व्हाट, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो, so we can say as no shear stress, as no shear stress acts on plane of longitudinal stress, plane of longitudinal stress, this is also principal stress, ये भी हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है, दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल स्ट्रेस। दूसरा ये भी हमेशा क्या रहेगा, इट इज ऑलवेज टेंसाइल, इट इज ऑल्सो टेंसाइल इन नेचर, किसकी वजह से, ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर फ्रॉम इनसाइड,
ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। अगर फ्लूइड प्रेशर अंदर से लग रहा है, बाहर से लगेगा तो कंप्रेसिव हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा दूसरा आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अच्छा, जो रेडियल स्ट्रेस है उसके बारे में तो खुद ही बता सकते हो, चेक करो। फ्लूइड प्रेशर दिखा रखा है, रेडियल डायरेक्शन में भी लगता हुआ। इसकी वजह से क्या डेवलप हुआ? रेडियल स्ट्रेस डेवलप हुई। जरा बताओगे रेडियल स्ट्रेस का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द रेडियल स्ट्रेस? इट इज कंप्रेसिव फ्रॉम इनसाइड। और बाहर पे तो कितना है? 0 होता है। तो इनर वाला जो सरकमफेरेंस है इसके अलोंग ये कंप्रेसिव रहेगी और बाहर 0 हो जाएगी। और ये जो कंप्रेसिव होगी इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? पी के बराबर ही होगा। इट इज इक्वल टू पी। तो हम बोल सकते हैं, यहीं पर ही जगह बची हुई थोड़ी सी मेरे पास, तो वी कैन से ऑल्सो जो मेरा रेडियल स्ट्रेस है वो किसके बराबर है? पानी के प्रेशर के बराबर है। कंप्रेसिव, सो कंप्रेसिव, तो कंप्रेसिव फ्रॉम इनसाइड, so it is compressive from inside and sigma r is 0, sigma r 0 है from outside, 0 from outside। तो रेडियल स्ट्रेस हमारी 0 है फ्रॉम आउटसाइड। और ये भी डिस्कस कर लिया कि इसका मैग्नीट्यूड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और रूफ स्ट्रेस के सामने क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, यू कैन इग्नोर इट ऑफ। तो ये तीनों तरह के स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। नोटेड। अब तीनों स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया, नेचर बता दिया। अब पूरे एलिमेंट के एनालिसिस करते हैं। पूरे एलिमेंट के एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, पूरे एलिमेंट के एनालिसिस करने के लिए मैंने ये वापस सेलेक्ट किया। आई सेलेक्टेड दिस अगेन, डुप्लीकेट, डिलीट, कॉपी करना था, डुप्लीकेट नहीं करना था। कॉपी, इसको लेके गया अगले पेज पे, पेस्ट किया। जितनी भी चीजें हैं, बाकी अननेसेसरी चीजों को हटाया, अननेसेसरी चीजों को हटाया। ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमें, वी डोंट वांट दिस। अच्छा, ये सर्कल है पूरा, इसलिए हट रहा है। ये तो एक एक पकड़ के हटाना पड़ेगा। इसको दोबारा बनाने में तो कहने का मतलब है मैंने दोबारा से वो आइसोमेट्रिक व्यू उठा ली, पीछे से कॉपी पेस्ट किया और जो स्ट्रेसेस से उनको एलिमिनेट किया। आप अपना दोबारा फिगर बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ दैट फिगर अगेन।
तो ऑलमोस्ट साफ हो गया पूरा ये। थोड़ी बहुत चीजें हैं वो तो रहेंगी, वो नहीं हटेंगी। ये तो फिर पूरा ही मिट जाएगा ये। चलो, तो दोबारा से मैंने आपको वो बना के दे दिया। अगेन आई हैव ड्रॉन इट। अब क्या कर रहे हैं, इसमें से एक एलिमेंट को उठाते हैं। कौन से एलिमेंट को उठाते हैं? चेक दिस एलिमेंट। तो मैंने ये एलिमेंट कंसीडर किया। आई हैव कंसीडर दिस एलिमेंट। जिस एलिमेंट को कंसीडर किया उसको बाहर निकाल के मैग्नीफाई करके भी दिखा रहा हूँ। सो दिस इज द एलिमेंट विच इज अंडर कंसीडरेशन। ये कर्वेचर भी होगी यहाँ पे। तो मैंने इस एलिमेंट को उठाया। आई हैव सेपरेटेड आउट दिस एलिमेंट एंड शोन इट टू यू इन मैग्नीफाइड फॉर्म। ये हमारा एलिमेंट है, इसको जूम कर दिया मैंने। इसको जूम किया और बाहर निकाल के दिया है आपको। तो वहां से सेपरेट आउट करके दिखाया ताकि उसके ऊपर स्ट्रेसेस की एनालिसिस कर पाए हम। कौन कौन से स्ट्रेस लग रहे हैं उसके ऊपर। सो दीज आर दी स्ट्रेसेस टू विच दिस एलिमेंट इज बीइंग सब्जेक्टेड। डुप्लीकेट, डिलीट, इसको लगाओ यहाँ पर, फिर डुप्लीकेट एक लगाओ यहाँ पर। चलो, अब इसको सुधारो। जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको भगाओ। चलो, यहाँ से थोड़ी बहुत बात तो समझ में आ जाती है। परफेक्टली तो बनेगा भी नहीं, बट ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लग जाएगा आपको। कर्वेचर में थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी है, बट दैट हार्डली मैटर्स। हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था? इसके ऊपर कौन कौन से स्ट्रेस लग रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रेस लग रहे हैं इसके ऊपर। व्हाट आर दी स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन दिस? पहला, हूप स्ट्रेस। दूसरा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तीसरा, रेडियल स्ट्रेस। हूप स्ट्रेस नेचर टेंसाइल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नेचर टेंसाइल, रेडियल स्ट्रेस नेचर कंप्रेसिव। तो ये हमारा एलिमेंट है। दिस इज द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। नोट करो इसे फटाफट।
नोटेड? चलो सफिशिएंट है आज के लिए, बाकी कल करते हैं इसको। कल आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, टुमारो आई विल फिनिश ऑफ दिस टॉपिक। इसके बाद स्प्रिंग है, कॉलम है, और स्प्रिंग और कॉलम टॉपिक और होगा, छोटा मोटा टॉपिक हो जाएगा एक और, खत्म आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज फिनिश्ड। चलिए, थैंक यू एवरीवन। 20 तक, 20 से पहले खत्म हो जाएगी।